अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फ़ाइज़ सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का पहला सवाल ये है कि बच्चों को कार्टून्स दिखाने चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम पहले भी किया है कहानियों के बारे में, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। जो कुछ और चीज़ें हैं आज के सवाल के हवाले से उसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, क्वेश्चन ये है कि हर चीज़ में से ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आप पहले तो ये देखें कि बच्चों को कार्टून्स दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे ना स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी लगती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बनाया है बाय नेचर, यानी कि कुदरतन ही हम सब को स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आप देखें कि कुरान पाक में भी आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वाक़यात के थ्रू समझाया है। वाक़यात के थ्रू अंदर बड़े बड़े लेसन्स हैं, लेकिन वाक़यात हैं। इसी तरीके से कुरान पाक में बजाते खुद ये कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़िक्र है कि जी दुनिया के हालात से, कौमों के हालात से, इनके अपनी तारीख से, लोगों की कहानियों से, सिविलाइजेशन से सबक सीखो। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों को भी कार्टून इसलिए पसंद है कि हमारी फितरतन हमें कहानियाँ अच्छी लगती हैं। आप बड़ों पे आ जाएँ, आप बड़ों को देख लें कि जैसे लोग ड्रामे देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है आपके सामने, ये उसी चीज़ का सबूत है कि हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम कहानियाँ देख रहे हैं। तो ये हमारी नीड है, चाहे हम छोटे हों, चाहे बड़े हों, कहानी जौन सी है ना वो हमें स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है। आप प्रोफेशन में आ जाएँ, आप देखते हैं कि जो लोग स्पीकर्स हैं, जो लोग ऑरेटर्स हैं, जो बोलने का काम करते हैं, वही ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनको स्टोरी टेलिंग की आदत होती है। वो बड़ा-बड़ा कुछ पढ़ा जाते हैं स्टोरी स्टोरी के अंदर। तो ये तो बेस हो गई कि जी ये अहमियत है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसे कि जब ये तो फितरतन सबकी नीड थी, लेकिन जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एरा आया और माँओं को काम के ऊपर डालना शुरू कर दिया गया और घरों के अंदर आप बच्चे जौन से हैं, अब वो माएँ कॉलेजों में जा रही हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं या वो जॉब कर रही हैं, मुलाज़मत कर रही हैं, तो अब बच्चों की जो नीड थी, उसको उन्होंने एक गैप उनको मिला और उन्होंने बच्चों को कार्टून्स के आगे भिजा दिया। अब वो कार्टून्स पूरी दुनिया में बनने शुरू में अच्छे कार्टून्स भी बनते थे, बड़े सबक होते थे उसमें। लेकिन करते-करते हुआ ये कि वो जो बच्चों की नीड थी उसकी और जो मार्केट की डिमांड थी उसको एक्सप्लॉइट किया गया। तो बच्चों को कार्टून्स के ज़रिए ही उनकी अब प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। अब कई ऐसे कार्टून्स हैं जो कि हमारे कल्चर के साथ हैं नहीं, ऐसे-ऐसे उसके अंदर वाहियात किस्म की बातें हैं। बच्चों की तरबियत पे, ज़ुबानों पे, यहाँ तक कि अथॉरिटी फिगर्स के ऊपर वो जिस तरीके से उनका मज़ाक उड़ाते हैं, माँ-बाप का बच्चे मिलकर मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। कई-कई ऐसे सिम्पसन का कार्टून है एक, अब मैंने तो उसके ऊपर बड़े केसेस देखे हैं कि द सिम्पसन्स कार्टून के अंदर कितना ज़्यादा अगर आप उसके बनाने वाले की अपनी बात सुने तो वो ये कहता है कि मुझे अथॉरिटी से हमेशा से चिढ़ थी, यानी कि ही ऑलवेज डिसलाइक अथॉरिटी फिगर, चाहे वो उस्ताद की अथॉरिटी थी, चाहे माँ की या बाप की या किसी बड़े शख्स की, यहाँ तक कि जो पैगंबर थे और जो सेंट थे, तो उसने अपने कार्टून्स के थ्रू लोगों को बच्चों को भी वो प्रोग्रामिंग होगी, वो बदतमीजी आनी शुरू होगी कि माँ से कैसे बात कर रहे हैं, बाप से कैसे बात बात की जा रही है। तो वो जो स्टोरी टेलिंग थी उसने बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग तो बच्चों की नीड है, लेकिन कार्टून्स जौन से हैं वो या तो हम अपने मुआशरे को देख के, अपनी तहज़ीब को देख के, अपनी रवायात को देख के, अपने दीन को देख के कार्टून बना सकें। अगर माँ ये काम नहीं कर रही या करना चाहती या किसी वजह से मसरूफ़ है, अव्वल तो जो माँ के साथ बैठ के माँ की कहानी सुनना, उसमें माँ के पास बड़ी चॉइसेस होती हैं कि माँ बच्चों को देख के, मिजाज देख के कहानी सिलेक्शन कर सकती है, कहानी के अंदर बड़ी चीज़ें नई ऐड कर सकती है, कहानी में मिर्च मसाला लगा सकती है, जो बच्चों ने सारा दिन किया हो
वो कहानी के अंदर ही फिट कर देगी। देखा वो आज आपने जो सुबह वो किया था, वो ये देखे ना, वो फिर शेर को ऐसा हुआ था, तो फिर कछुए ने ये किया था। तो माँ के पास ये है, इसकी कहानी कस्टमाइज की जा सकती है बच्चों की तरबियत के हवाले से। और कहानियाँ, वो कहानियाँ जिसमें मॉरल्स होते थे, बड़े ज़्यादा मॉरल्स हुआ करते थे। बच्चों को आदाब सिखाए जाते थे, मॉरल सिखाए जा सकते हैं, एथिक्स सिखाए जा सकते हैं बच्चों को। जो बाकी आपकी नॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि लिखना, पढ़ना, देखना, रीडिंग, राइटिंग, वो तो हो ही सकती है। उसमें आप सोचें ना, कहानियों के थ्रू आप उनको ड्राइंग सिखा सकते हैं, आर्ट सिखा सकते हैं, कलरिंग सिखा सकते हैं। उसी के अंदर आप उनको जनाब काउंटिंग सिखा सकते हैं, बड़ा कुछ सिखाया जा सकता है। सिखाने वाला होना चाहिए। तो इसमें तो किसी किस्म का डाउट नहीं है कि बच्चों की नीड है। और अलबत्ता कार्टून्स को नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली जो आजकल के बच्चे जिस तरह से बैठे होते हैं, और सारे के सारे आपको देखेंगे बच्चों की ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग होती है, और वो वही बिहेवियर्स नोट कर लेते हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में काफ़ी कहानियों का जिक्र किया कि कहानियों की क्या अहमियत है और हमने कहानियों से क्या कुछ सीखा। तो आज ही, अब क्योंकि आपने दोबारा सवाल पूछा है, तो मैं अब आपको उसी हवाले से कुछ और कहानियाँ बता देता हूँ। मुझे याद पड़ता है, और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, वाइट वुल्फ और एक ब्लैक वुल्फ की कहानी होती थी। हम सुनते होते थे कि एक भेड़िया होता है, इंसान के अंदर जनाब 2 भेड़िए होते हैं, और एक काला भेड़िया होता है, एक, और ये बड़ी मशहूर, गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, और एक सफ़ेद भेड़िया होता है। तो हम बड़े क्यूरासिटी में होते थे कि अच्छा फिर क्या होता है। तो पता चलता था कि जी उन दोनों की लड़ाई होती रहती। अब ये कहानी एक ऐसी थी जो चलती रहती थी, यानी कि हमने साला साल ये कहानी सुनी होगी, लेकिन उसमें रोज़, जैसे वो आपके सीरियल ड्रामा नहीं होता, इसकी कई किस्तें होती हैं। अब कैरेक्टर उसमें यही होता था कि जी एक सफ़ेद वुल्फ है, भेड़िया, और एक काला है। और हमें ये बताया गया था जो काला भेड़िया है वो बुराई है, और जो सफ़ेद भेड़िया है वो अच्छाई है। और ये जंग इनकी आपस में चलती रहती है। और हर दफ़ा कहानी में हम बल्कि डिमांड करते होते थे कि वो वाली कहानी सुनाए। अब वो कहानी तो एक कहानी थी, लेकिन माँ उसी कहानी को, उसी कैरेक्टर्स को पकड़ के हर वीक पे एक नई कहानी सुना देती थी हमें, जिसमें ये बताया जाता था कि अच्छाई और बुराई की जंग कैसे होती है। और हमारी क्यूरियोसिटी उस वक्त छोटे होते ही होती थी कि इस जंग में जीता कौन है, और हमेशा सफ़ेद जौन सा वुल्फ है वो जीत जाता था, वो अच्छाई होती थी। तो ये बड़ी अच्छा है कि जी इंसान के अंदर एक सफ़ेद है, उसका एक शर है, उसके अंदर खैर भी है, और ये जंग चलती रहती है, नफ्स की जंग चलती रहती है, रूह की और नफ्स की जंग चलती रहती है। और हाजिर है, आपको सोचें, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा, उसको तो नहीं पता ये इन बातों का नफ्स क्या होती है, लेकिन उसको ये पता है अच्छाई और बुराई क्या होती है, काला भेड़िया क्या होता है और सफ़ेद भेड़िया क्या होता है। अच्छा, जब उसको ये पता चल गया, अब 10-12 साल का बच्चा है, अब आपने उसे अखलाकियात पढ़ानी है, अब आपने उसे इस्लाम पढ़ाना है, दीन पढ़ाना है, अब आपने उसको बताना है कि जनाब रूह क्या होती है, फिर आपने उसको बताना है नफ्स क्या होता है, फिर आपने उसे बताना है कुरान क्या होता है, और कुरान के अंदर इन बातों के बारे में क्या लिखा गया है। अब आप मुझे सोचें कितनी आसान होगा कि आप उसको कहें, बेटा याद है वो हम बचपन में कहानी सुना करते थे सफ़ेद की, वुल्फ की और काले वुल्फ की, और जिसमें वाइट जीतता था। बस ये समझ लें कि जो सफ़ेद वुल्फ था वो आपके अंदर की जो अच्छाई है, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपकी रूह रखी हुई है वो है, और जो आपके अंदर जो बुराई थी वो आपका नफ्स है। तो आपने हमेशा अपने नफ्स को ताबे करना है। बेस पहले ही बनी हुई है, आपने सिर्फ उसके मायने चेंज करने हैं, और वो इतना आसान आदमी को समझ आ जाती है बात में। 5 साल से एक कहानी सुनता आ रहा हूँ, मुझे पक्का पता हो चुका है अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है, और मैंने वाइट को जिताना है और वाइट ने जीतना है। और उसके बाद जब मैं बड़ा हूँ, उसी कहानी के अंदर आप सिर्फ 2 बातें ये ऐड कर देंगे, बेटा वो याद है कहानी, उसके अंदर ये था, अब शरीयत ये कहती है, दीन ये कहता है, मोरालिटी ये कहती है, अच्छाई नेकी की जंग है। इसमें हमेशा आपने जो सही बात है उसको चुनना है। तो ये कहानियाँ बड़ी गहरी, इनके अंदर तरबियत, लाशऊर के अंदर, बचपन के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो आदतें जैसे कहते हैं वो ऐसी पड़ती हैं कि फिर वो, और उसकी वजह से हमने कहानी पहले सुनते रहे, उसके बाद हमें किताबें पढ़ने की इतनी आदत पड़ गई, स्टोरीज की इतनी आदत पड़ गई, इसी वजह से कि जी बचपन में सुनते थे। तो एक कहानी ये थी। इसी तरीके से एक कहानी और हम सुनते होते थे, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अब आप सोचें, ये जो कहानी है ये हमें ये बताती थी कि जो बाज़ वहाँ लालच होता है, ग्रीड होता है कि हम 2 के चक्कर में एक चीज़ भी गंवा देते हैं, या जो आप जुआ खेलते हैं लोग, या जो आदमी सिट्टेबाजी करते हैं,
तो ये चीज़ें अगर ये बचपन में पता हो कि यार जो है उस पर इक्तफा करें, जो आज आपको मिल रहा है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जब बड़े हुए ना तो हम यानी कि स्कूल एज में चले गए, तो हमें ये कहानी हमने पहले सुनी हुई थी, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो जो है उस पे वो बेहतर है बजाय इसके कि जो तुम्हें शायद मिल जाए। अच्छा, अब जब हम थोड़े से बड़े स्कूल एज में पहुंचे ना, तो आपको पता है बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है शादियों में जाने की, शादी है हम ये खाएंगे हम वो खाएंगे। तो हमें हमेशा अम्मी अबू ना घर से कुछ ना कुछ खिलाते थे। शादी में जाने थे पहले कि बेटा वहाँ पे मिसबिहेव नहीं करना, और याद है तुम्हें एक कहानी सुनाते थे, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन इन द बुश। हम कहते थे ना अम्मी नहीं हमने ये नहीं खाना, हम वहाँ पे जाके अच्छा खाना खाएंगे। तो वही कहानी अम्मी सुनाती थी, कहती थी देखो याद है ना वो कहा करते थे, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठंडा मिलेगा बुरा मिलेगा कब मिलेगा, तो जो बर्ड इन हैंड है, जो खाना सामने पड़ा है वो खा लो। हम आराम से बैठ के खा लेते। इतनी पावर होती है इनमें, यानी कि आप सोचिए ना आप उन्हें बच्चे को कन्विंस कैसे करेंगी। आपने एक बच्चे को, सबको नजर आ रहा है, उसको ये नजर आ रहा है कि वहां पे खाना अच्छा मिल रहा है, तो आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते कि ये अच्छा है वो बुरा है। लेकिन अगर आपकी ये बेस बनी हुई है, कुछ मॉरल्स की बेस बनी हुई है, तो फिर आप पूरी जिंदगी आप इस पर क्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमें और पता था, और जो आजकल तो मैं हर काउंसलिंग में लोगों को कहता हूँ, वो फ्रॉग ऑफ द वेल हमने कहानी सुनते थे, जिसको आप उर्दू में कुएं का मेंढक कहते हैं। हम वो कहानी सुनते होते थे कि वो एक बचपन के अंदर जनाब वो एक मेंढक होता है, वो जनाब कुएं के अंदर रहता है। अब कुएं का गंदा पानी है ना आपको, जिसके अंदर सब्ज काई लगी होती है, वो सालों साल से उधर ही रहता है, उसको बू भी नहीं आती। वो एक दिन ऐसा होता है कि उसके कोने के ऊपर आके कोई परिंदा बैठ जाता है। अब परिंदा जौन सा है वो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब परिंदा रोज सुबह आता है, उसके कोने में बैठता है, वो रोज नीचे उसको दावत देता है, तुम बाहर आओ, तुम अंदर आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। परिंदा ने एक दिन नीचे जाने की कोशिश की, उससे बड़ी बू आती है, वापस आधे रास्ते से वापस आ जाता है। वो ऊपर आके कहता है कि तुम आए क्यों नहीं? उसने कहा इतनी बू से, कहता है कोई भी बू नहीं है। तो करते करते समझ नहीं आती, वो आपस में लड़ते रहते हैं इस बात के ऊपर। एक दिन परिंदा क्या करता है, नीचे जाता है और कुएं के अंदर से ना मेंढक को निकाल के मुंडेर पे ले आता है और उसको जनाब साफ पानी में फेंक देता है। जब साफ पानी में जाता है तो वो मेंढक थोड़ी देर के लिए तो परेशान होता है, फिर देखता है वाह कितना साफ पानी, और कुछ ये उसको धूप लगती है, चमकता है, वो उसको जरा सांस अच्छा सा आता है। तो फिर उसको समझ आती है कि वो क्या है। अब इसका एक मुहावरा ये बना हुआ है, कुएं का मेंढक, यानी कि जो आप जिस जगह पे हैं बस आप वही समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो सी है ना बस वही ठीक है। और ये आपके सामने हमारे मुआशरा पूरे का पूरा ये ख़ानदानी निज़ाम, वो जो लोग रहते हैं उसकी वजह वही है कि वो उसी जगह पे रहते हैं। कुरान पाक में भी जगह जगह इस चीज़ का जिक्र है कि क्या तुम वही करोगे तुम्हारे बाप दादा करते रहे। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम बड़े होते हैं कि अब ये कानून या प्रिंसिपल मॉरल हमारे दिमागों में हिफज था, तो हमें पता था कि एक नंबर एक की जो हमारी रियलिटी होती है ना वो उस पर डिपेंड करती है कि हम खुद कहाँ पे हैं। दूसरी सीढ़ी से जो नज़र आता है वो चौथी में कुछ और नज़र आएगा, वो उसकी रियलिटी है। इसी तरह कुएं के अंदर जो बैठा हुआ नीचे है उसकी कुछ और रियलिटी है, जो ऊपर बैठा उसकी रियलिटी कुछ और है। और आप दोनों की लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक दोनों की रियलिटी एक ना हो जाए। जब वो परिंदा और जो फ्रॉग है दोनों एक जगह आके बैठे तो फिर उनकी रियलिटी एक हुई, तो उनके ज़ात भी ख़त्म हो गया। उसको वाकई समझ आ गई कि नीचे कितना गंद था और ऊपर कितना अच्छा था। तो एक तो हमें ये चीज़ समझ आई। उसके बाद हमें और मॉरल्स इसी कहानी के अंदर से मिलते रहते थे कि यार कुएं के मेंढक होने का मतलब ये भी है कि जी अपना ज़िंदगी में जो सब कुछ देखा है नई चीज़ें प्रैक्टिस करो, नए रिस्क लो, और उससे हमारा एक्सपोजर बढ़ा। हमने ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा, ये कर वो कर, ये छोड़ वो छोड़ वो छोड़। जब अबू कोई बात कहते थे हम कहते अबू आपने तो बताया कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए, मैं ये भी देखना चाहता हूँ, मैं ये भी टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वो भी जॉब करना चाहता हूँ, मैं ये भी सीखना चाहता हूँ, मैं हाथ का काम भी सीखूंगा। हमने पता नहीं क्या कुछ सीखा। ये इतनी पावर इन कहानियों की, और मैं इनके आप सोच नहीं सकते। उसके अलावा आजकल मैं अक्सर कहा जो औरतों की आदमी की लड़ाइयों की काउंसलिंग होती है ना, और जब तलाकों में बारी आती है उसमें मैं अक्सर कहा मुझे ना ये एक बचपन की कहानी याद आती है कि मैं अक्सर कहा यार मेरी बेगम बात किया करती, मैं कहती पाकिस्तानियों को तो यार रहना तो दूर की बात है, इनको तो छोड़ना भी किसी का तरीका इंसानियत नहीं है कि छोड़ा भी कैसा जाता है। हम अमेरिका यूरोप में देखते थे जनाब मियाँ बीवी हैं,
तलाक हो रही है और दोनों खुशी से ले रहे हैं एक दूसरे के साथ तलाक, टेबल पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, हाथ मिलाते हैं और गुड बाय करते हैं, उसके बाद मिलते रहते हैं, हेलो हेलो होती रहती है, कहीं मिलते हैं, आप वेव करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, साला साल वो भी खुश वो भी खुश। तो हम कहते होते थे यार पाकिस्तान में तो जब तलाक होती है तो गाली गलौची होती है एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब हमें वो ना नजर आती थी कि बचपन में कहानी सुनते थे, एक लूमड़ी होती है, वो अंगूरों के ऊपर छलांगे मारती है अंगूर पकड़ने के लिए, जब वो थक जाती है अंगूर के ऊपर पहुंच नहीं ना पाती तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, अब हमें ये बिल्कुल बैठे, अब मैं ये रोज देखता हूँ कि ये जो मेरे पास काउंसलिंग के केस आ रहे हैं, लगता है इन्होंने ये कहानी नहीं पढ़ी हुई अंगूर खट्टे हैं, कि भाई अगर तुम 20 साल से 15 साल से 10 साल से एक दूसरे के साथ खुशी से रहे हो, उस वक्त अंगूर मीठे थे क्योंकि तुम्हारे पास अंगूर थे अब अगर तुमने छोड़ना है तो अंगूर खट्टे करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? होता यह है कि हम बिहेवियरली ना किसी को थूक के ये प्रूव करना चाह रहे, अपने आप को कन्विंस करने के लिए ना आसानी चाहते हैं, क्योंकि हम खुद डावाडोल होते हैं, हम खुद अपने आप को ये पॉइंट विन नहीं कर सकते कि इस बंदे को इस औरत को छोड़ना चाहिए, अटके होते हैं, बॉर्डर केस होता है। और क्योंकि बॉर्डर केस होता है तो अब हम जानबूझ के कोई ना कोई चीजें ढूंढते हैं और ये कहते हैं तुमने तो ये भी किया, तुमने तो वो भी किया, इसने वो भी किया, इसने ऐसा भी किया, उसने वैसा भी किया, क्योंकि अब ये आपका नहीं है, ये आपकी नहीं रहना चाह रही है आपके साथ, तो बाबा इसको जितना दलील करना, अंगूर खट्टे हैं क्या क्या फेंकी जाओ, थूकी जाओ, इनके बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि इनके, मैं आप इसके पूरा प्रोग्राम ही कर सकता हूँ कि कहानियों की लाइन है, और ये छोटी छोटी कहानियां जिंदगी के अंदर जो असर बता रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर लाइक दिस। और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और मॉरल्स के ऊपर कहानियां होती थी, बाकी से नमक मिर्च होता था, है ना। आप बच्चों को ना जानवरों का बड़ा शौक है, आपको पता ही है, आपके जो कार्टून है उसमें भी करेक्टर्स बने होते हैं, इसलिए ये जितनी कहानियां मैं आपको सुना रहा हूँ इसमें जानवर होंगे, अब ये करेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों को जानवरों के नाम भी याद हो रहे हैं, उन्हें बाकी चीजों का भी पता चल रहा है और उन्हें मॉरल्स भी आ रहे हैं। अब कार्टून्स में ऐसा नहीं होता। तो खुदाया माओ को मैं ये कहूँगा, इससे पहले कि आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना शुरू करें, कल को आपने माँ बनना है, पहले अपने बचपन की आप लोग तो कहानियाँ सीख लें, ताकि आप कल को अपने बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग कर सकें, उन्हें वो कहानियाँ सिखा सकें जिन कहानियों से फर्क पड़ता है। एक मुझे याद आती कहानी कि एक ईगल की और टर्टल की कहानी सुना करते थे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पूरे का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इस कहानी के ऊपर, हमें बचपन से ये बात पता है और कहानी के थ्रू पता है कि ईगल और टर्टल की दोस्ती हो जाती है। अब बच्चों की कहानी ऐसी होती हैं, लेकिन मॉरल देखें कितना स्ट्रांग होगा। ईगल और टर्टल की दोस्ती हो जाती है, तो टर्टल जो है ना वो बड़ा जेलस होता है कि देखो ईगल उड़ता है आसमानों पे और मैं रेंगता रहता हूँ ज़मीन के ऊपर ही, और कभी गंद में, कभी कूड़े के अंदर, और कभी क्या, और ये तो उसे एक दिन कहता है यार तू मेरा दोस्त है, तू मुझे भी ना तो उड़ना सिखा दे। वो ईगल कहता है नहीं तू नहीं उड़ सकता, उड़ने के लिए कोई फ़र्क होता है जिसम, तू नहीं, कहता है यार नहीं तू मेरा दोस्त नहीं है तो मुझे उड़ना सिखा दे। तो कहता है मैं कैसे सिखाऊँ? कहता जैसे तू मुझे सिखाया गया ना तो मुझे भी उड़ना। उसने कहा यार देखो मुझे तो बचपन में मेरी माँ ने सिखाया, तो कहता नहीं बस तू मुझे दोस्त है तो मुझे सिखा दे। लेकिन एक दिन बेचारा मजबूरी में ईगल जो था वो टर्टल को अपनी पंजों में दबाता है, ऊपर ले जाता है और उसके ऊपर जाकर उसको फेंक देता है वो ईगल ने तो ऐसे उड़ना सीखा हुआ है, वो बेचारा टर्टल मार जाता है तो हमें ये बताया गया इस कहानी के थ्रू कि देखें जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है ना, वो जो नेचर है उसी पे रहना चाहिए। डाइवर्सिटी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर शख्स को डिफरेंट चीज़ें, और किसी की चीज़ से जेलस नहीं होते, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। टर्टल की बड़ी स्ट्रेंथ है अपने एज अ टर्टल, लेकिन टर्टल को ईगल नहीं बनना चाहिए। हमें ये भी कहा गया कि लोगों को देख के अपना मुंह लाल नहीं करते, फैशन को फॉलो नहीं करते, जो ट्रेंड तो होते हैं वो नहीं, जो नेचर हमेशा जीतती है। इतने लर्निंग थी, एक छोटी सी कहानी थी, ये कहानियां बार बार सुनते होते थे। तो खुदाया ये समझें, ये कहानियां अगर आपने बेस बना दी है ना, तो ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एनक देती हैं कि कल को आप दुनिया को, बाकी चीज़ों को उन्हीं बेंचमार्क से परखते हैं, उसी यार्ड स्टिक से जो इन कहानियों के थ्रू आपको मिली होती है।
और कल जब हम बड़े होने शुरू हुए तो यही जो मोरालिटी की कहानियाँ थी जिसमें आप जानवरों के साथ थे, बच्चे थे तो हम जनाब वुल्फ की बात कर रहे हैं, टर्टल की बात कर रहे हैं, रैबिट की बात कर रहे हैं, ईगल की बात कर रहे हैं, हम बड़े हुए तो वही हमें माँ बाप ने जनाब टीपू सुल्तान की, खालिद बिन वलीद की कहानियाँ हमने सुनी शुरू कर दी, और जनाब अब्दुल कादिर जिलानी की कहानियाँ। अब उसके अंदर भी हमें वही नज़र आए, वही ऑनेस्टी नज़र आए। अब होता क्या था, वो लिंक अम्मी बना देती थी, बेटा देखा तुम्हें बताया था ना ऑनेस्टी कैसे होती है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी सुनाते हुए कि जनाब उन्होंने कहा कि जी देखो मेरे कोट के अंदर ये पैसे मेरी माँ ने सीए कहा था झूठ ना बोलना। तो इस तरह हर कहानी के साथ वो कहानियाँ, तो हमारे नज़दीक वो जनाब उस वक़्त बचपन में वो वर्ड ऑफ कुरान था कि माँ सुना रही है, सही सुना रही है। और उसके बाद जब बड़े हुए ये कहानियाँ सुननी शुरू की तो उसके साथ ऐसे टिक 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 कैसे जुड़ती थी। तो खुदाया ये बेस बनाएं और जान छुड़ाएं इन कार्टूनों से, और जो माँ की आवाज़ और माँ के साथ कोजी होके वो कहानियाँ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।